गोविंदा मेरे पास आया, पहले तो मुझे वो भी गोविंदा भी पसंद नहीं आया था। बोला गोविंदा के साथ क्यों काम कर रहे हैं यार, कि चलेगा नहीं। सुनीता जी ने भी एक्चुअली एक इंटरव्यू में रिसेंटली कहा कि उनके आसपास जो लोग हैं ना वो शायद उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। वो गलत नहीं बोली है। मतलब मैं किसी बोला वो डिवोर्स भी फाइल किया, मैं बोला भले वो करे, दे आर लाइक बडीज। पर सर आपने खुद एक इंटरव्यू में भी कहा है कि गोविंदा और मेरे बीच कभी दोस्ती नहीं। कभी नहीं, क्योंकि मिटन 4-4 शिफ्टें करता था। शत्रु जी का लेड लतीफ़ा जो था वो मुझे एडजस्ट हो जाता था, लेकिन इन एक्टर्स को जो ना सूट नहीं करता था। दोनों मिले कभी नहीं, लेकिन दुश्मन एक दूसरे के थे। कि पहला जी आपने मेरे को नहीं लिया पिक्चर में, आपने निकाल दिया मुझे। किसने बोला तेरे को? बोला डेविड ने। और डेविड को तो बाद में जो सुनाया तो सुनाया मैंने। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रीच कूपर हॉस्पिटल। अकेली बेचारी थी, तब तक कोई नहीं था। थैंकलेस जॉब है सेंसर। उड़ता पंजाब के दौरान आपने बहुत सारे कट्स दिए थे। अनुराग की प्ले थी, वो तो प्ले हर टाइम करता था उसने। तो न्यूड फोटो लीक वीडियो करवाना, ये करना, वो तो उसकी एक बिजनेस पॉइंट्स है। ये एक्टर जो ना खुद एयरपोर्ट पे जाके जो है ऑटोग्राफ, जो है जूनियर आर्टिस्ट बुला के ऑटोग्राफ लेते हैं। तो अभी क्या ऐसा होता है सर? सुना है आपने? ऑफकोर्स देखा है, सुना नहीं है, देखा है। किसको देखा है सर आपने? जो लोग को नहीं पता, 80s और 90s के दशक में प्रहलाद जी ने बहुत सारी ब्लॉकबस्टर पिक्चरें दी है, बहुत सारे एक्टर्स को लॉन्च किया है। टू नेम अ फ्यू, देयर गोविंदा, देयर चंकी पांडे। सर उस दौर से लेके आज तक बहुत कुछ बदला, बहुत कुछ चेंज हुआ। जब आप मुड़ के आज देखते हैं तो आपका सबसे एज अ फिल्म मेकर आपने कौन सा फेज सबसे ज़्यादा एंजॉय किया कि आपको लगा हाँ मज़ा आ रहा है काम करने को? मज़ा तो जो है फिल्म बनाने में, अगर मज़ा ना आए तो फिल्म बनाने का कोई मतलब नहीं है जी। तो अभी तक जो भी फिल्में बनाई है मैंने, चलना न चलना, वो ऑडियंस और प्लेटफॉर्म जहाँ जो सिनेमा हॉल है। क्योंकि पैसा आप कितना भी खर्च करो, पिक्चर कितनी भी बड़ी बनाओ या छोटी बनाओ, तो वसूली जो है वो सिनेमा हॉल से होती है। जो नई स्टार कास्ट को लेके वो वसूली हमको करने नहीं देते, शोज़ नहीं देते, इसलिए नया टैलेंट मर रहा है, नए लोग मर रहे हैं। बट थैंक गॉड आज जो है यश चोपड़ा के बैनर तले पुराने स्टाइल से जो उन्होंने फिल्म को रिलीज़ किया है, सैयारा और सैयारा जो भी है, म्यूज़िक उसकी बहुत ही अच्छी है। एक्टर जो है आहान जो है, जिसकी मार्केटिंग बिल्कुल नहीं की, तंबू गाड़ के जो है मॉलों में जो है ना उन्होंने कोई प्रमोशन नहीं किया, डांस नहीं ना करवाया। कोई ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे जाके उनकी शक्ल दिखाई। तो आई एम वेरी हैप्पी जो प्लान जो है उन्होंने रिलीज़ करने का बनाया, और लोगों ने शक्ल जो है गानों में, और काम जो है इमोशन से भरपूर, उसके जो ट्रेलर टीज़र जो आए, और आहान पांडे जो है लोगों को बहुत पसंद आया, हीरोइन जो है बहुत पसंद आई। तो न्यू कमर के लिए ये नया वेन्यू जो ना खुल गया, जो सिनेमा वालों की वजह से बंद था। आज सिनेमा वाले मजबूर हो गए उस पिक्चर को, बिकॉज ऑफ द ट्रेलर एंड बिकॉज ऑफ एवरीथिंग। यश चोपड़ा के बैनर में न्यू स्टार कास्ट की इतनी बड़ी फिल्म को जो है, मुझे लगता है उनको भी मज़ा आया होगा, सारे प्रोडक्शन सेक्टर को मज़ा आया होगा, और स्पेशली मुझे तो बहुत मज़ा आया इसलिए क्योंकि, और मैंने जाके बहुत टाइम के बाद इमीडिएटली जाके फ़िल्म को देखा मैंने, और इन्जॉय किया सिनेमा में विथ न्यू कमर, न्यू टैलेंट। और लगा कि अपने शोल्डर पे आहान पांडे ने जो है अपनी फ़िल्म को ले गया, और डायरेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया। आई थिंक इस टाइम अगर जो है सिनेमा अभी भी अक्ल आए सिनेमा वालों को, और प्रॉपरली जो है दूसरे टैलेंट को भी जो नए आए, क्योंकि नए तो अभी बूढ़े हो गए हैं, पुराने जो है बूढ़े हो चुके हैं बहुत सारे, धीरे धीरे फेट आउट हो रहे हैं। बाप और अच्छे कैरेक्टर बाप के, भाई के, दादा के, चाचा के अभी है नहीं, तो वो लोग काम करे, या दोस्तों के। तो ऐसे कोई सब्जेक्ट हो जो छूने वाले सब्जेक्ट, तो मुझे लगता है न्यू कमर्स की जो है वापस से दौर शुरू होगा, जो मैं नए लोगों के साथ फिल्में बनाता रहा, जैसे कि गोविंदा, चंकी पांडे, जैसे आपने कहा गोविंदा, चंकी पांडे, सम्राट मुखर्जी, मानिक बेदी,
सुनील शेट्टी, तो बहुत से पर्सनजीत हिंदी पिक्चर में जो है मैंने मतलब उससे लाया, दिव्या भारती, नीलम, बहुत सारे, गोविंद नामदेव, तो बहुत से लोगों को ये किया। तो एक एंजॉय करना चाहिए काम में। जी, आपने वसूली का शब्द यूज़ किया। क्या मतलब है वसूली से? क्या हो रहा है आजकल कि लोग अच्छी पिक्चरें सिनेमा तक और सिनेमा से ऑडियंस तक नहीं पहुंच रही? देखिए, मैं जहाँ तक दोस्त जो है दूंगा, ये जितने सिनेमा है पुरानी फिल्म को चला लेते हैं, इंग्लिश पिक्चर को चला लेते हैं, लेकिन हिंदी फिल्म जो है जैसे पुराने स्टाइल में राष्ट्रीय वाले रिलीज़ करते थे, आप देखिए उनकी जो ना हर फिल्म जो है एक सिनेमा 2 सिनेमा में इस्टेब्लिश करते थे। न्यू कमर सनी देओल था और सॉरी अपना सलमान था। तो सिर्फ एक प्रिंट सत्यम में लगी थी, मैंने हैदराबाद प्यार में किया एक प्रिंट लगी थी, और उसके सामने मैंने आका गोला लगाई थी सेम डेट पे 23 दिसंबर। जी, तो मेरी पिक्चर फुल थी, लेकिन वो भी फिल्म एडवांस बुकिंग में एक शो में फुल थी, चाहे वो उन्होंने टिकट खरीदी, बट उनको कॉन्फिडेंस था फिल्म जो है ना चलेगी, इसलिए उन्होंने एक एक फिल्म की। तो भले एक सिनेमा में लगे, लेकिन फिल्म में कॉन्फिडेंस जो है डिस्ट्रीब्यूटर का नज़र आता है। अब तो जो ना कंपल्सरी आप जो ना 400 प्रिंट, अभी निकिता को 400 सिनेमा ऑल इंडिया में मिला, लेकिन एक एक शो मिला, निकिता रॉय। हाँ, निकिता रॉय का। तो मुझे बताइए 400 जब, और वो भी शो 7 बजे का, 9 बजे का, शोले जैसी पॉपुलर मल्टी स्टारर कास्ट भी 9 बजे का शो जो है फुल कभी नहीं जाती थी। अच्छा, 50% नहीं जाती थी। संगम जैसी 1964 में 4 घंटे की फिल्म थी, तो उसका शो जो है ना 3 शो चलती थी, सुबह 9 बजे का शो था, वो भी फिल्म नहीं जाती थी। लोगों ने बोला आप जो है 2 इंटरवल मत दीजिए, काट दीजिए, लेकिन फिल्म बहुत अच्छी थी तो धीरे 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 चली, लेकिन मॉर्निंग शो नहीं जाता था। अब सुबह 7 बजे दे रहे हैं कि भरोसा है कि चलो भाई कॉल सेंटर वाले पिक्चर देखेंगे, बट 1-2 सिनेमा में देखेंगे, बाकी तो नहीं देखेंगे। अब न्यू स्टार कास्ट को आप जो है सिनेमा में जो है अपना रेकनर दे रहे हो, 800 रुपये की टिकट है, कौन न्यू कमर को 800 रुपये में देखेगा? बिल्कुल। आज मासेस की फिल्में आ नहीं रही है, मासेस की फिल्में आ नहीं रही है, उनको जो है फिल्म चाहिए 100-150 रुपये में चाहिए। अब कर्नाटक गवर्नमेंट ने जो है सीलिंग डाल दी कि आप जो है 200 से ऊपर टिकट नहीं रख सकते। वैसे महाराष्ट्र को भी, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को ये चीज़ पॉलिसी लानी चाहिए कि 200 से ऊपर टिकट होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल, टिकट प्राइसेस बहुत महंगी है, बहुत महंगी है। कॉमन आदमी पिक्चर अफोर्ड नहीं कर सकता, खाना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो पिक्चर कहाँ से अफोर्ड करेंगे? बिल्कुल। यंगस्टर तो जो है क्रेडिट कार्ड पे चल जाते हैं कि चलो भाई ठीक है, क्रेडिट कार्ड जो है मैं टिकट खरीदी, बुक माई शो से खरीदा। अब बुक माई शो में भी जो है ना सर्विस चार्ज लगती है 40-40 रुपया, वो भी सिनेमा वाले खा रहे हैं। तो वो लोग बिजनेस कर रहे हैं, सिनेमा ना डिस्ट्रीब्यूटर को देख रहे हैं, ना प्रोड्यूसर्स को देख रहे हैं, ना कोई देख रहे हैं। उनको मैक्सिमम शोज चाहिए ताकि उनका पॉपकॉर्न बिक सके। उनकी जो है ना कंपाउंड अपना है, मॉल होता तो अलग बात है, अपना कंपाउंड है, उसमें भी पार्किंग चार्ज लगाते हैं। उसके अंदर जो है आप टिकट में भी जो है ना अपना सर्विस चार्ज का 50% जो है ना खुद लेके जाते हैं। तो पिक्चर 500 करोड़ की बनाए प्रोड्यूसर, या अपना कोई स्टूडियो बनाए, और मैक्सिमम मलाई जो है वो सिनेमा वाले लेके जा रहे हैं, क्योंकि उनको चाहिए कि भैया सिनेमा मेरा है तो मैं माल वही बेचूंगा जो जिसमें मुझे वैल्यू हो। जी, तो आप कंपलसरी फिर एक शो भी क्यों लगाते हो? उसका आप क्यों चार्ज लेते हो? इंग्लिश पिक्चर से अपना चार्ज नहीं लेते आप प्रिंट लगाने का। आप जो प्रिंट पहले लगाते थे हम लोग, 25,000 में प्रिंट आती थी, हम लोग 30 प्रिंट में खुश होते थे, और हमारी पूरी 6 महीना 9 महीना पिक्चर सारे सेंटर्स कंप्लीट कर लेते थे। 13,000 सिनेमा आते सिंगल सिनेमा, और आज सिनेमा कम है, 200 से, हाँ मतलब 200 150 के 100 के 40 के भी सिनेमा हैं जी। तो आप उनको सिनेमा तो नहीं बोलोगे ना, जहाँ पे एवरेज जो है 1000 सिनेमा थे, आज उसमें लग रही है, और आप जो है ना फुल चार्ज ले रहे हो 27-28 हज़ार रुपया GST को मिला के। आप जो है प्रोड्यूसर से 1 मिनट का चार्ज लेता है। अभी करोड़ों में अगर जो है ना शो जो है, आप ऑडियंस की कैलकुलेशन करो तो वो जो पहले सिनेमा लगते थे उससे
उतनी ऑडियंस मिलती है हमको। जी। जो हम 30 सिनेमा में बॉम्बे सिटी कवर करते थे, वो आज जो है ना 100 प्रिंट लगाने के बाद भी, थिएटर लगाने के खत्म बाद हो रही। उतनी नहीं कवर होती जी। है। बट हमारी प्रिंट कास्ट पहले कितनी लगती थी, अभी कितनी लगती है। तो ये बहुत लूप होल है जो हमारे इंडस्ट्री में लीडर्स नहीं है। जी। तो लीडर्स की वजह से बहुत कमी है, इसलिए उनके फाइट लड़ नहीं सकते। और पूरे जो ना सिनेमा वाले की अपना एसोसिएशन जो है अपना कमीशन में जाती है और जाके जो ना एसोसिएशन कुछ नहीं कर रहा, कर नहीं, वो सारे कोई लीडर है नहीं, सब सीईओज बैठे हुए हैं सारे। प्रोड्यूसर का कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, क्योंकि प्रोड्यूसर जितने मेंबर्स हैं उसमें स्टूडियो ही सारी पिक्चरें बैक कर रहे हैं या आर्टिस्ट खुद बना रहे हैं। आर्टिस्ट खुद बना रहे हैं तो उनको तो पड़ी नहीं है। जो रेम्यूनेशन के पिक्चर बना के रेम्यूनेशन आए, डेट उनके पास है, वो स्टूडियो को डेट देते हैं। तो वो उनको परवाह नहीं है कि आप ट्रेलर जो खुद का बना के भी पैसा जो है आप चार्ज करते हैं, उसका ट्रेलर का अलग चार्ज करते हैं, जबकि पिक्चर 50% जो है सिनेमा वाला लेके जाता है फर्स्ट वीक में। जी। तो अगर जो है आपके सिनेमा में ट्रेलर नहीं चलेगा तो आप बिना पैसे के, जबकि पहले ट्रेलर एग्जीबिटर मांग के लेते थे कि ट्रेलर क्यों नहीं बनाया आपने, पिक्चर कैसे चलेगी। और आज जो है प्रोड्यूसर को भीख मांगना पड़ता है अपना ट्रेलर चलाने के लिए, चला दे यार। और उसके बाद भी पैसे देने के बाद जो है सर्टेन सिनेमा, जिस थिएटर में पिक्चर लगती है उसमें ट्रेलर नहीं होता, जिसमें नहीं लगती है उसमें ट्रेलर चलता है। तो ये बहुत सारे लूप होल्स बहुत है। जी। जी। तो जब तक ये नहीं निकलेगी तो बॉक्स ऑफिस आएगा नहीं। बट अभी ये पिक्चर ने जो है न्यू कमर ने अच्छे अच्छे लोगों की बोलती बंद कर दी है। तो अब देखें कि आगे क्या बदलाव आता है, क्योंकि सिनेमा तो हमेशा मरती है, फिर चलती है, फिर चलती है, फिर मरती है। सर आपने कहा, जब मैंने प्यार किया की बात हो रही थी तब आपने कहा कि उनकी एक ही प्रिंट लगी थी, और भले चाहे राजश्री ने खरीदी हो चाहे किसी और ने खरीदी हो। आजकल कॉर्पोरेट बुकिंग का बहुत बोलबाला है। लोग बोलते हैं कि फिल्म मेकर्स खुद पैसा डालते हैं और ऐसा परसेप्शन क्रिएट करते हैं कि पिक्चर हिट है। सबसे पहले तो क्या 90s में भी होता था, मैंने प्यार किया के दौर पे ये हुआ कि उन्होंने पिक्चरें खरीदी? नहीं, वो क्या करते थे, मतलब जो ना लोगों में, बिकॉज उनको इतना ओवर कॉन्फिडेंस था फिल्म का। ट्रायलें भी बहुत होती थी, रोज़ इनके ऑफिस में वर्ली में जो है ना ट्रायल चलती थी। लोगों को देखते थे कि भैया न्यू कमर को देखो, मैंने प्यार किया एवरीबॉडी वाज प्रेजिंग द मूवी। जब सिनेमा में लगी उनको मालूम था कि चलेगी, गीत गाता चल उनको मालूम था चलेगी, चितचोड़ उनको मालूम था चलेगी, नदिया के पार उनको मालूम था। नदिया के पार दे हैव रिलीज, मास रिलीज़ किया था। जैसे बड़ी किसी हीरो की फिल्म लगती है, जैसे अमिताभ की, उनकी तो भिवंडी तक पिक्चर फ्लॉप थी जी, मतलब बहुत ही खराब गई। हाँ, क्योंकि भोजपुरी जो है लोगों को समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन भिवंडी के बाद वो कमाल की फिल्म, मतलब आज शोले का रिकॉर्ड जो है ना, बहुत से जगह पे शोले का रिकॉर्ड तोड़ दिया था उसने नदिया के पार में। तो इज डिपेंडिंग ऑन द मेकर, क्योंकि पहले फिल्म देख देख के बनाते थे कि लूप होल क्या है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या स्क्रिप्ट कंप्लीट होती नहीं थी। पिक्चर देख देख के पिक्चर कंप्लीट करते थे, फिर ऑडियंस का ओपिनियन लेते थे, टेक्नीशियंस को बिठाते थे, यूनिट खुद देखते थे, डायरेक्टर पीछे बैठ के देखते थे कि भैया कहाँ पे लोग जो ना अनईजी फील कर रहे हैं, किस तरह से क्या हो रहा है। चाहे वो प्रसाद हो, प्रसाद ओल्ड आदमी, मतलब जिसने दादी माँ और ये ससुराल, ये वो सारी हमराही, सारी पिक्चरें, जीने की रात सारी बनाई उसकी सक्सेसफुल। एक जय विजय एक्शन फिल्म बनाई थी आउट ऑफ बॉक्स, तो वो फिल्म उनकी नहीं चली, चला के उन्होंने रीशूट भी किया, नहीं चली। बाकी सब फैमिली पिक्चर वो बैक से देखते थे कि कैसे किस तरह से जाती थी। जी जी। तो और आज इसके पिक्चर शुरू नहीं होती, उससे पहले रिलीज डेट अनाउंस होती है। ईद मेरी है, आप बोलते 15 अगस्त मेरा है, ये उसका। बैसाखियाँ भी अब ख़त्म हो गई जी। अब जो ना इतने लूले लंगड़े हो चुके हैं कि अब जो है ना बैसाखियाँ स्टॉक ख़त्म हो गया। जयपुर वाले भी बोलते हैं भैया स्टॉक नहीं है, हमने बनाना छोड़ दिया, क्योंकि अब ईद पे भी कोई पिक्चर नहीं चल रही है जी।
जी, पर ये कॉर्पोरेट बुकिंग की सच्चाई है सर? हाँ, सच्चाई तो मतलब है, उस टाइम पहले नहीं भी होती थी? उस टाइम हार्डली जो है 25-30 टिकट 50 टिकट रह गई तो हाउसफुल का बोर्ड लगा देते थे। अच्छा, सारे फिल्म मेकर्स करते नहीं, थे? सारे मेकर नहीं, जो बड़ी फिल्म होती थी अच्छी गई, जैसे हेरा फेरी में अमिताभ की फिल्म में बहुत टिकटें फटी थी। कुर्बानी में इनिशियली 100% थी, पहले 100% का कुर्बानी से शुरू हुआ कि 100% हमारी पिक्चर गई, वो 4 वीक 100% गई थी। अच्छा, इतनी मतलब 5 रुपए की टिकट जो ना 1000 रुपए में ब्लैक अप्सरा में चल रही थी। क्या बात कर रहे हो? हाँ, मतलब जो लोग उस दौर में? उस दौर में मतलब पहले हमारा वहाँ पे रेस्टोरेंट था, पहले बार भी था वहाँ पे, लोग जो है ब्लैक वाले जो है ना वहाँ पे शराब पीने आते थे। बाद में कुर्बानी के 5 दिन बाद वो ओबरा में जाके अड्डा बना लिया था तो ये जो है मतलब ब्लैक तो उस टाइम ब्लैक वाले तो बहुत कमाते थे ना, सिनेमा वाले खुद ब्लैक करते थे बहुत से लोग। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें चलती थी, लेकिन बड़ी फिल्म को हाउसफुल का बोर्ड लग के जो है एक क्रेज पैदा होता है, वो टिकट पब्लिक को कोई आ गया बाद में तो उसको नहीं देते थे जी कि भैया हाउसफुल, भले अंदर 200 सीट खाली पड़ी है लेकिन हाउसफुल है, लोग वापस जाने चाहिए। आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा अब्दुल्ला का। अब्दुल्ला पिक्चर मराठा मंदिर में चल रही थी, जो चौथे हफ्ते में पिक्चर उतर रही थी, 4th वीक में, लास्ट वीक था, अनाउंस कर दिया और टैक्स फ्री हो गई। अच्छा, वो तभी मेरे ख्याल से 4 रुपए की टिकट थी। हाँ, मराठा मंदिर में, और टैक्स फ्री हो गई। हाँ बस, और टिकट जो है टैक्स फ्री हो गई। टैक्स फ्री में एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं होती थी, बाकी टिकट का जो रिड्यूस होके वो तभी 160% जो है एंटरटेनमेंट टैक्स थी। अच्छा, मतलब 4 रुपये का जो ना 160% निकाल दो तो जो ना कुछ ₹2.25 को 1.5 रुपया जो है टिकट का होगा। वो 50 रुपये में टिकट ब्लैक बिक रही थी। वाह, क्योंकि टैक्स फ्री में लोग का क्रेज होता था। करेक्ट। लोग उस टाइम जो है ना पिक्चर चलाने के लिए एंटरटेनमेंट टैक्स प्रोड्यूसर बढ़ता था, कोई पिक्चर चलानी है और कुछ करना हो तो एंटरटेनमेंट टैक्स पास इशू करते थे। हमेशा पास का रिवाज था कि 4 टिकट टू दिनेश, 4 दिनेश अविनाश, 4। अच्छा, मतलब जो ना नाम लिख के दे देते थे और टिकट जो ना एंटरटेनमेंट जितनी आई वहाँ पे सीरियल नंबर होता था, वहाँ पे टिकट जो है देगी आपको विदाउट द एंटरटेनमेंट टैक्स। एंटरटेनमेंट टैक्स जो है प्रोड्यूसर भरेगा। तो ये भी होता था। और बहुत से लोग जो ना पिक्चर मेरिट पे उतार देते थे, क्योंकि बहुत से टेक्नीशियंस को बोनस देना पड़े तो पिक्चर 21 हफ्ते में 22 हफ्ते में उतार देते थे कि स्लो जुबली नहीं हुई, तो बोनस देने से बचना पड़े। बाप रे, मतलब हर टाइप के इंसान होते हैं ना, हर टाइप के ये होते हैं। जैसे आज हम कहते हैं कॉर्पोरेट बुकिंग एक बड़ा प्रॉब्लम है, ये उस टाइम के प्रॉब्लम थे जो लोग करते थे उस टाइम। मतलब बहुत छोटा, क्योंकि अभी जीएसटी है, जीएसटी का सेट ऑफ आपको मिलता है तो आपका नुकसान जो है ना कोई होता नहीं है ना। जी। और उस टाइम तो जो है ना एंटरटेनमेंट टैक्स आपके घर से जाती थी ना। करेक्ट जी। तो वो आपका नुकसान था, आपको रिटर्न नहीं आता था। ये तो आपको जितना फाड़ोगे ये आएगा। और अभी जो है मेन टिकट फाड़ने का जो ना तरीका ये है कि एक्टर जो है, पहले जैसे न्यूज़पेपर थे, बॉम्बे टाइम्स था, बॉम्बे टाइम्स हो या मिड डे हो या कोई भी पेपर हो, आपके इंटरव्यू, एक्टर के इंटरव्यू लेने के लिए पीछे पीछे घूमते थे, एक महीना वेट करते थे जी, मैगजीन के दौर में। और प्लस जो ना इवन बॉम्बे टाइम्स आपका जो ना फ्रंट में छापने के लिए टाइम लगता था आपका, ताकि फ़ोटो शूट कर दे, आपको जो ना टाइम दे। और आज जो ना पैसा दे के अपना पैसा देना पड़ता है। आज 30 लाख 40 लाख 20 लाख रुपए दे के कराना पड़ता है। तो अपनी मार्केट क्यों सेट, उस टाइम रेम्यूनरेशन कम था, अब अपने रेम्यूनरेशन को मेंटेन करने के लिए दे टू होल्ड देयर मार्केट। तो बस ये गिव एंड टेक वाली जो ना पॉलिसी चल रही है जी। और खुद आज एक्टर जो ना खुद एयरपोर्ट पे जाके जो है ऑटोग्राफ जो है जूनियर आर्टिस्ट बुला के ऑटोग्राफ लेते हैं। तो अभी क्या ऐसा होता है सर? सुना है आपने? ऑफ कोर्स देखा है, सुना नहीं है, देखा। किसको देखा है सर आपने जो ये करता है? अभी वाई टू ड्रॉप द नेम, आज सक्सेसफुल एक्टर है। आज जो है ये गिमिक जो है ना शो बिजनेस है, शो बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें आती है। और अभी कौन सा सच आ रहा है कि कितनी बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया, वो भी तो एक झूठ ही है ना।
जी, जो हम कॉर्पोरेट बुकिंग की बात कर ही थे। हाँ, उससे वो भी झूठ है, और उसके बाद भी किसने चेक किया है, कितने लोगों को चेक करना आता है जी जी कि भाई कितनी रात को 10 बजे होता नहीं है, 11 बजे का भी शो है, फिगर आ जाता है कि आज 30 करोड़, आज 25 करोड़, ये वो। भैया अभी टाइम DCR भी नहीं बनी, अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है। तो ये मार्केट है, जब तक शो ऑफ नहीं करोगे तब तक जो है आपके दिमाग में बैठेगी नहीं। माउथ पब्लिसिटी अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन अच्छा रेस्टोरेंट का खाना हो और अच्छी पिक्चर हो, कभी रुकती नहीं। जी जी बिल्कुल। आज के सर मार्केटिंग के टर्म में इस चीज़ को आज के टाइम पे परसेप्शन रियलिटी कहते हैं, कि परसेप्शन को रियलिटी में कन्वर्ट करके ऐसा बताया जाए कि यही सच है, पर वो सच नहीं है। आम लोग समझ पाए तो सबके लिए अच्छा होगा। सर न्यू कमर्स की बात कर रहे हैं, सैयारा ने बहुत अच्छा बिजनेस किया, वैसे ही जैसे मैंने शुरू में भी किया, आपने भी बहुत न्यू कमर्स को चांस दिया है। क्या ये सच है कि एक पिक्चर बन रही थी रामपुरी और वो नहीं बनी, या उसी पिक्चर को बदल के आपने उसको इल्ज़ाम बनाया जिसमें आपने गोविंदा को लॉन्च किया? क्या यही सच है कि आपने गोविंदा को क्योंकि वो डांसिंग स्टार की तरह आप उनको लॉन्च करना चाहते थे, इसलिए रामपुरी में बदलाव किए गए? पहले रामपुरी में जो है मिठुन और शत्रुघ्न सिन्हा थे। आफ्टर आंधी तूफान जो है, मैं क्योंकि मिठुन और शत्रु जो है दोनों थे उसमें, तो मैंने रामपुरी टाइटल जो है ना उस इसलिए रखा था क्योंकि मिठुन और शत्रु एक्शन दोनों हीरो थे, तो उस हिसाब से होता था। लेकिन मिठुन की डेटें मैच नहीं हो रही थी, और यहाँ कुछ उसके साथ जो है ना मेरा मतलब, क्योंकि मिठुन को मैं पहले से ही जानता था जब एक्टर नहीं था। जी अच्छा। दुलाल गोवा के साथ में मतलब मैं साइन में रहता था, वो भी साइन में होता था, तो किसी कारण मतलब जो है ना हम लोग नहीं है जब मिठुन, क्योंकि मिठुन 4 शिफ्टें करता था। शत्रु जी का लेड लतीफ़ा जो था वो मुझे एडजस्ट हो जाता था, लेकिन उस इन एक्टर्स को जो है ना सूट नहीं करता था जी। तो वो डेट टाइम मैच नहीं होते थे, क्योंकि मिठुन की 4 घंटे की शिफ्ट होती थी। तो इसलिए उसने बोला तू मेरे साथ सोलो बना और शत्रु के साथ ये बना, और वो सब्जेक्ट मुझे बहुत पसंद था। तो सेम कहानी को तो गोविंदा जो है, गोविंदा मेरे पास आया पहले, तो मुझे वो भी गोविंदा भी पसंद नहीं आया था, फोटोग्राफ पसंद नहीं आया था। 2 में ऑडिशन कभी आज तक किसी का लिया नहीं है मैंने, ना कभी सीन टेस्टिंग लिया, ना मैंने क्या लिया। तो फोटोग्राफ दिखाया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए थे। तो फिर वो वीडियो कैसेट लेके आया मेरे पास, तो उसने वीडियो कैसेट एक्शन और ये डांस मूवमेंट वगैरह, ब्रेक डांस ये वो किया था। और मैं ब्रेक डांस की जो है पिक्चर है माइकल जैक्सन से और इनसे बहुत से वीडियोस देखे थे, तो मुझे वैसे ही मून वॉक और ये वो बड़ा फैसिनेशन थी उसकी जो है। तो उसने बहुत अच्छी किया, तो मैंने उसको साइन कर दिया। और फिर मैं हर पिक्चर बना के विदेश में 1-1.5 महीना घूमने जाता था। अच्छा। तो छुट्टियों पे गया, तो वहाँ से आया, तो वहाँ पे मैंने कहानी वही है सब कुछ, मतलब स्टोरी लाइन में एक भी सीन यहाँ से वहाँ नहीं है, बट गोविंदा का कैरेक्टर डांसिंग स्टार बना दिया। और रेस्ट द थिंग, इल्ज़ाम जो लगता है वो सारा वही था जी। तो गोविंदा के हिसाब से बनाई वो मैंने जी। उस समय पे आपको मिलना भी बहुत मुश्किल होता था, आप बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे। गोविंदा को आप तक एंट्री कैसे मिली? रिकू राकेश नाथ जो है जी, जो माधुरी दीक्षित को भी मैनेज करते थे, वो बाद में वो मैंने दिया उसको। अच्छा। मैंने साइन गोविंदा के अपोजिट जो है, मतलब साइन किया उसको, माधुरी को। और बाद में जो है रिकू को अपॉइंट करवाया मैंने एज ए सेक्रेटरी। अच्छा। लेटर भी, अपॉइंटमेंट लेटर भी मैंने दिलवाया था उससे। अच्छा। तो फिर बाद में उन लोग ने ग्रुप बना दिया 8-10 प्रोड्यूसर ने कि गोविंदा के सामने क्या करे, और ये उस हिसाब से उन्होंने स्क्रीन में जो है पेजेस जो दिए सारे, ये भी करा वो भी करा, उसमें से कोई पिक्चर नहीं बनी। अच्छा। कोई पिक्चर नहीं बनी। और मैंने बाद में उसको नीलम को लिया। नीलम को लेने के बाद फिर दूसरी पिक्चर मैंने ऑफर की, आ गया। उसमें भी उसकी जो है शूटिंग कर रही थी, लेकिन वो भी पिक्चर ही नहीं बनी, सब बंदी होती जा रही थी। जिसमें माधुरी की फिर नीलम की आ गया, कंप्लीट की। फिर मैंने पाप की दुनिया दी। फिर मुझे गुस्सा आया कि जो पिक्चर मैं बोल रहा हूँ माधुरी, मतलब न्यू कमर के साथ, मतलब रिकू जो है हर टाइम कुछ ना कुछ बहाना कर रहा था,
तो फिर मैंने मतलब जो है ना कोर्ट मार्शल कर दिया उसको। स्टाइल में एक आर्टिकल आया था, हाँ 8-10 पेजों में, सारी पिक्चरें उसकी फ्लॉप होती गई, माधुरी और जी की। माधुरी की, और ये जो लगी भी फ्लॉप होती गई, और ये चल गई। तीनों पिक्चर मेरी गोल्डन जुबली। जी। तो फिर वापस में कोर्ट मार्शल हुआ। इन भारती थी स्टाइल की, मेरे ख्याल से एडिटर थी शायद। तो उसको इंटरव्यू में मैंने मतलब 7 पेज जो है ना 8 पेज का मेरा आर्टिकल था। बाद में रोते हुए सब रिकू आया और जो है बोला, पहला जी आप पिक्चर बनाओ ना बनाओ, आप मोहरत करो। फिर मैंने बिना, इंडस्ट्री एकदम डूब रही थी वीडियो पायरेसी की वजह से, और कोई मोहरत 3-4 महीने में हुआ ही नहीं था। तो मैंने 3 पिक्चर लॉन्च कर दी, और जिसमें माधुरी के साथ अनिल, सनी देओल, चंकी पांडे, और एक लॉन्च ऐसे मतलब कि मैं बनाऊंगा नहीं, लेकिन सारे घर के लोग थे उस टाइम। एक ही दिन पे 3 मुहूर्त हुए। 3 पिक्चर के उसमें शिल्पा शिरोडकर और माधुरी, सनी और अनिल के साथ जी, और चंकी के साथ। अच्छा। और बाकी एक बागे विधाता शक्ति कपूर एज ए हीरो, देवा ही देवा, शत्रु जी के साथ अमिताभ ने क्लैप दिया था, उधर जो है धर्म जी ने क्लैप दिया। तो ऐसे करके 3 किया। तो वहाँ से फिर एक मार्केटिंग शुरू हो गई, सब इंडस्ट्री में एक रोशनी फिर से उभरना शुरू हुई जी। फिल्मिस्तान में मुहूर्त था, और पूरी मतलब गोरेगांव से लेके पता नहीं कहाँ तक जो है ना गाड़ियों की अटेंडेंस जो है, पूरे स्टूडियो में पैर रखने की जगह नहीं थी कि 3 पिक्चरें शुरू हो रही है। अच्छा, ये परसेप्शन रियलिटी क्रिएट किया था आपने कि पिक्चरें बनी नहीं। जी जी। पर माधुरी जी के साथ क्या हो रहा था? वो शायद माधुरी ने गोविंदा के साथ ना काम करे। माधुरी ने कभी ना मिली, ना ऑफ किया, क्योंकि हैंडल पूरा जो है ना रिकू ही करता था जी। तो क्योंकि लेटर भी मैंने ऐसे ही बना के दिया था ताकि वही सारा ये करे। अच्छा। तो बस होता है, कभी कभी नहीं मिलता ना। कभी आई माधुरी जी खुद आपके पास? नहीं, कभी हम 1-2 बार स्टूडियो में मिले थे उन्हीं दिनों में, बट शी इज़ अ लवली गर्ल। मतलब उस टाइम भी जो है ना, मतलब हालांकि मेरे ऑफिस में 2 दिन बैठी रही, मैं मिला नहीं उसको। अच्छा। सुबह से लेके रात तक बैठी रही थी। मेरी 14th रोड पे ऑफिस थी तभी। तो इसकी मदर, इसके फादर और ये तीनों, फिर फाइनली मैंने फिल्मिस्तान में बुलाया था। इत्तफाकन रिकू भी आया था, तो मैंने साइन किया, पैसे दिए उसको, और रिकू को अपॉइंट उसी टाइम ही करवा दिया मैंने। अच्छा, आप नहीं मिले क्योंकि आप नाराज थे? नहीं, मतलब मेरे शूटिंग चल रही थी, मेरे पास बिजी थे? बिजी था मैं। मेरे ख्याल से जिस दिन वो आई वहाँ पे फिल्मिस्तान में, वो लास्ट डे ऑफ शूटिंग था मेरा, लास्ट डे इन द सेंस विदाउट हीरोइन। उसके बाद काम ही नहीं था, मैंने बाकी पिक्चर विदाउट हीरोइन पूरी कर ली थी। जी। पर क्योंकि आपने जैसे कहा कि उस टाइम पे मिथुन जी के साथ कुछ हो गया था और इसकी वजह से वो पिक्चर नहीं बनी, उसके बाद एक्चुअली आपने मिथुन जी के साथ शायड काम ही नहीं किया। अभी किया ना, अभी रिसेंटली किया, अभी अनाड़ी इज बैक में किया। क्योंकि पहले मेरे पिक्चर में नॉर्मल गाने थे, डांसिंग का तो था ही नहीं ना। और क्योंकि गोविंदा का टैलेंट देख के मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया जी, तो उस हिसाब से बनाई। और वो मेरा जो है गोविंदा की वजह से, हो सकता है मिथुन होता तो इतनी पिक्चर नहीं चलती। तो होता है ना, कभी कभी आप जो ना अंधेरे में कहीं हाथ डाल देते हो सही जगह पे, अंधेरे में हाथ चले जाता है, उजाले में कई बार आदमी फेल हो जाता है। तो मैं ये गोविंदा और मिथुन का चक्कर जो है, अंधेरे में तीर जो है मेरा कामयाब चला। वो अर्जुन की तीर के माफिक जो ना एकदम निशाने पे लगा। आपने ये भी कहा कि जब माधुरी को आप साइन करना चाहते थे, कुछ ऐसे प्रोड्यूसर्स थे साइन नहीं करना चाहता, साइन किया कर लिया था। तब कुछ ऐसे प्रोड्यूसर्स थे जिन्होंने रिकू जी के साथ एक ग्रुप बना के ये कोशिश कर रहे थे कि ना हो। ये कौन प्रोड्यूसर्स थे? बहुत सारे उस टाइम 10 पेज आए थे सुभाष घई का। बाद में मतलब वो तो रिकू ने डाला था, बोनी कपूर ने डाला था। तो इन लोगों ने जो है, अनिल कपूर था भी, मतलब क्योंकि माधुरी जैसे फोटोग्राफ जो माधुरी जेपी सिंगल ने उस टाइम फोटोज निकाले थे, मेरे ख्याल से मैंने ये 85 में देखे उसके ना। 85 से लेके आज 40 साल हो गए, मैंने इतने खूबसूरत फोटोग्राफ आज तक किसी के देखे नहीं। अच्छा, इतने खूबसूरत। सिर्फ उस पिक्चर में मेरी थोड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि डांसिंग लड़की थी, मतलब जो है
उसकी लेग्स जो है ना बहुत पतली थी, तो हमने वो डिसाइड कर लिया था कि भी इसको पैकिंग वगैरह देख के जो है ना लियोटास और ये वो जो है उस टाइप से देख, मतलब फेस उस जैसा तो कोई था नहीं, और आज तक उसकी फेस में जो चार्म है, डांसिंग में जो फॉर्म है, मतलब नो कंपैरिजन ऑफ विद एनीवन। श्योर। जैसे आपने और गोविंदा ने बहुत सारा काम किया और बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल काम किया। आज भी अगर हम घर पे बैठे हैं वो पिक्चरें देख रहे हैं तो एकदम हैप्पी फील है कि चलो मज़ा आ रहा है। एंटरटेनमेंट जो आज मिसिंग है ना सर, वो उन पिक्चरों से मिला। पर आंखें के बाद आपने बहुत सालों तक वापस गोविंदा जी के साथ काम नहीं किया। मुझे पता है उस टाइम पे थोड़ी तकलीफें थी आप दोनों के रिश्ते में, क्या हुआ था? गोविंदा के पास मैं कभी गया ही नहीं। गोविंदा को जब भी मेरी ज़रूरत थी, पिक्चर शुरू करनी थी, तभी मेरे पास आया। वो खुद आते थे आपके खुद ही आया, मतलब जो है मेरी जो प्रॉब्लम जो है एक बार हुई थी, जो मैंने आंखें के बाद एक पिक्चर शुरू की थी, भाई 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 भाई, जिसमें मतलब जो है ना शूट भी किया था 3 दिन हमने, गोविंदा और चंकी पांडे। तो उसके बाद जो है मतलब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जो है डेविड ने क्रिएट किया, क्योंकि उसको पिक्चर शुरू करनी थी, तो डेविड धवन जी ने। हाँ, तो उस टाइम जो है ना उसने अपने लोभ में जो है मेरी मतलब जो है ना बहुत सारी जो है जो करना था उसने किया। बाद में जो है काफ़ी आया, सॉरी वारी भी बोला था, सब कुछ किया जो भी है, बट नादानी की उसने अपनी माँ की भी बात नहीं मानी। तो ठीक है, अभी उसके बाद मैंने इमीडिएटली, मैं आउटडोर में हैदराबाद में था, फिर मैंने क्योंकि मैंने लॉन्च ऑलरेडी अपना सम्राट मुखर्जी और मानिक वेदी को किया था, उन्हीं को बुला लिया वहाँ पे, शॉट द फिल्म स्टार्ट टू फिनिश कर दिया मैंने। और वो भी पिक्चर कामयाब थी, लेकिन गोविंदा और चंकी पांडे होती तो वो आंखें जैसी ब्लॉकबस्टर हो जाती, क्योंकि नई पिक्चर होते हुए भी जो है ना उस ज़माने में 98 में 1 करोड़ 20 लाख की पिक्चर थी टेर फ्री, और वो पिक्चर सिल्वर जुबली थी वो भी। और बहुत सारे आर्टिकल जो है ना उस टाइम, इवन रमेश सिप्पी ने जो है ना बहुत बड़ा आर्टिकल दिया था कि ये पिक्चर में स्टार कास्ट होती तो ये पिक्चर जो है ना इट वुड हैव बीन शोले। भाई भाई, हाँ जी। तो फिल्म वाज गुड। जो होता है ना, जो मेरे नसीब में था मुझे मिला जी, जो गोविंदा के नसीब में नहीं था उसको मिला, बट ही वाज अ स्टार जी। तो ऑलवेज नॉट टू ब्लेम एनीवन, ब्लेम अपनी destiny। तकदीर। जी। मैं तो आज भी काम करने के लिए तैयार हूँ। आज गोविंदा मुझे मेरे पास अगर आ जाएगा तो मैं कल शुरू कर दूंगा पिक्चर। अच्छा। तो क्योंकि मैं कभी किसी के यहाँ जाता नहीं, जो मेरे पास आया वो जी मेरे लिए पुण्य है, बाकी सब पाप है। जी। कभी कोशिश की कि आप और देवी जी बैठे हैं, बात करें, चीज़ें सुलझाएं? नहीं, जो चला गया उसे भूल जा, गाना है पुराना। और मैं ज़िंदगी में बिलीव करता हूँ, जाने वाले को रोको मत, जो आए उसको टोको मत। जी। तो बस जो है मैं उस हिसाब से बिलीव करता हूँ कि ही इज़ हैप्पी मैन। बच्चा भी हीरो बन गया जी। और उसके डेस्टिनी में है। मैं आज तक वरुण को ही नहीं देखा। अच्छा। बचपन में मेरे गोद में खेला हुआ, मतलब जो है हमेशा मेरा फेवरेट था, लेकिन जब से हीरो बना मैं मिला ही नहीं हूँ आज तक। अच्छा। तो ये हर चीज़ की तकदीर होती है। कभी मन आए फ़ोन करता है, फिर बोला आता हूँ, लेकिन आता नहीं है। अच्छा। फ़ोन भी खुद करता है, मैं आता हूँ, मिलता हूँ, आता है, ठीक है, खुश रहो यार, तबीयत तेरी खुश रहे और हेल्दी रहे। वेल्थ तो बहुत कमा ली, जब वेल्थ के प्रॉब्लम थे तब वेल्थ आज आ गई, तो हेल्थ पहले अच्छी थी, अब हेल्थ अच्छी नहीं होती है, तो हम तो प्रार्थना है कि अच्छा रहे और हेल्थ उसकी बहुत अच्छी रहे। जो आँखें जो है आँखें हमने वापस की जी। डायरी लेके आया था सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे? सुबह 6 बजे की उठाया मुझे आके नींद से। हाँ। और अच्छा। पूरा जो है कि खाली है, और मैंने 2 दिन में पिक्चर शुरू कर दी। स्क्रिप्ट रेडी थी आपके पास? कुछ नहीं था, खाली थॉट, मतलब ये दोनों, मैं तबीयत ठीक नहीं थी तो गोविंदा मेरे घर पे मुझे देखने आया था। हाँ। और जैसे गोविंदा जाने लगा रात के 2-1 बजे, तो चंकी पांडे आया। अच्छा। तो फिर दोनों बैठ गए, सुबह 5 बज गए।
हाँ तो जस्ट आई गॉट द आइडिया। जब जाने दोनों पहली बार मिले, उससे पहले कभी मिले नहीं थे, अच्छा तो मिले और बोले बापू हम दोनों के साथ पिक्चर क्यों नहीं शुरू करते। हालांकि दोनों मिले कभी नहीं, लेकिन दुश्मन एक दूसरे के थे। अच्छा, पता नहीं क्यों दुश्मन थे, मतलब एक दूसरे के कंपटीशन में, मतलब उसको लगा कि मेरी पिक्चर हो गई ये हुआ। और एनीवे वो जो है अपना, तो बोला हमारे साथ क्यों नहीं बना। जैसे गए वो कुछ 5-5:15 बजे होगा, मैं सोने लगा तो ये इनकी बात जो ध्यान में आ रही थी कि हमारे साथ फिल्म कैसे नहीं शुरू कर दी। तो जस्ट आई गॉट द थॉट इन द स्लीप कि एक बाप के जो है 2 नालायक बेटे जो है ऐसा कुछ काम करते हैं जो बाप का नाम हो जाता है, एंड ही फील प्राउड ऑफ देम। तो वो थॉट में लेके मैंने मतलब वर्कआउट किया, सारा ये किया, और मतलब जो है अनीस को और डेविड को, इनको जो है मैंने कहानी थॉट बताया, मैंने ये है, तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया। अच्छा, अनीस बाज़मी और डेविड धवन और पट्टू पारेख भी था, 16 शबनम जो लास्ट में उन्होंने स्क्रीन प्ले वगैरह किया था। थॉट तो मेरा ही था, हाँ, जो है सारी 16 शबनम का भी। तो करते हुए जो है फिर समझ में नहीं आया, तो फिर 1 महीना निकल गया उसमें, नहीं आया तो मैं भी फिर भूल गया हाँ, कि क्या है क्या नहीं। फिर मेरे पास एक अनवर राइटर आया, उसको मैंने, वो भी मेरे राम लखन के बाद जो ना मेरे पीछे पड़ा था कि आप मुझे काम नहीं करवाते, ये नहीं है। हाँ, तो मैं बोला चल ठीक है, मैं तू बैठ। वो भी कॉमेडी में अच्छा था। अच्छा, तो मैंने उसके 8-10 सीन जो है ना दिए उसको, और उसने, मैं बोला ये मुझे फ्लेवर चाहिए, नेचुरल फ्लेवर चाहिए मुझे। हाँ, कोई बफूनी और ये वो मतलब सबसे मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए जी। बस डायलॉग्स में जो है सिचुएशन, जो सिचुएशनल मतलब जो है इसमें सिचुएशन ही है सारी, उस हिसाब से जो ना इनके गेस्चर, इनके वो सारी चीज़ें चाहिए, और दोनों सिंक्रोनाइज में चलते हैं जी काफ़ी। तो बहुत लिख के आया, 3-4 बार लिखा, लेकिन वो फ्लेवर जो मुझे चाहिए तो मैंने जो सोचा वो नहीं आ रहा था। फिर गोविंद आया कि क्या हुआ बाबू तो मैंने बोला परसों मुहूर्त करते हैं, और अपने प्रोडक्शन वाले को बोला देख कोई रेडीमेड बंगलो जो है कोई मुहूर्त कर लेते हैं। हाँ, और गफ़ार भाई का बंगलो जहाँ पे रहते हैं गफ़ार भाई, तो वहाँ पे मिला। मेरा लाइट भी उससे ले लो, अपनी लाइटें दी, अपनी कैमरा दी, मेरा सब उससे लो। हम कुछ नहीं लेके जाएंगे, सिर्फ कॉस्ट्यूम का ऑर्डर दिया मैंने, चंकी का, इसका, और बंदर का जो है, चिंपैंजी का जो है, मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लेके रख दिया। हाँ, कि भाई जो भी ड्रेस बनाओ चिंपैंजी का जो है जी कपड़ा एक्स्ट्रा उसमें होना चाहिए। पता नहीं कौन सी ड्रेस कौन सी में जाए जी, 5-6 डिफरेंट ड्रेसेस जो ना, बड़ी उत्पटांग ड्रेस थी, काफ़ी रेगुलर ड्रेसेस नहीं थी जी। तो करके हमने मुहूर्त किया, तो हम लोग फ़ोटो शूट कर रहे थे मीडिया के साथ में। तो डेविड और अनीस आया, कोई डायरेक्टर है कुछ नहीं, मतलब मैंने कोई था नहीं। हाँ, मैंने मतलब मुहूर्त किया, मतलब मैंने ही सीन दिया, डायरेक्ट कैमरा लगा के जो है मतलब सीन दे दिया कि दोनों करो। उसके बाद मीडिया जो है क्लिक कर रही थी। हाँ, डेविड और अनीस आए, बोले बाबू ये कौन सी पिक्चर है? मैं बोला जो कहानी तुम लोगों को पसंद नहीं आई थी वो कहानी है। बाप रे तो उस हिसाब से जो है, तो बोला कौन डायरेक्ट कर रहा है? महेश भट्ट को मैंने बुलाया था क्लैप देने के लिए। अच्छा, तो मेरा महेश भट्ट है इसके डायरेक्टर। हाँ, तो महेश जी आ गए, बोले ऐसा कैसे हो सकता है कि 16 शबनम के बाद में हम आपकी पिक्चर नहीं कर रहे, मार्केट में ये होगा वो होगा। तो मैंने बोला चलो भाई अब क्या करें। हाँ, अब महेश भट्ट को कैसे बोलूं कैसे बोला? तो मैं बोला ठीक है बोलता हूँ भैया आप क्लैप दो। हाँ, और तुम दया करो। तो डेविड ने बोला क्या करना है? मैं बोला कुछ नहीं करना, दोनों की रिहर्सल देख लेना, अकॉर्डिंग टू तुम कैमरा प्लेस करना और सीन उनको याद है, और उस हिसाब से शुरू हुई। बाप रे, तो पहले महेश भट्ट करने वाले थे?
करने वाले नहीं था, सिर्फ आपने क्लास के लिए बुलवाया था। क्लैप के लिए बुलाया था, हाँ जस्ट इन लोगों को मतलब जो ना टीज किया मैंने। हाँ 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 क्योंकि साइन वाइन तो होता ही नहीं था ना कि कल शूटिंग आ जाना है, हाँ। हमारा तो ऐसा ही था। जी जी। पर सर आपने खुद एक इंटरव्यू में भी कहा है कि गोविंदा और मेरे बीच कभी दोस्ती नहीं थी। कभी नहीं। दोस्ती नहीं थी, क्या क्या- रिश्ता था फिर सर ये? मतलब इतने हक से वो आके आपको बोल रहे हैं मुझे पिक्चर चाहिए। हाँ मतलब वो जो है मैंने उसको इंट्रोड्यूस किया, हम्म। और ये क्योंकि तन बदन जो है उसने अपने मामा की पहले पिक्चर की थी, जी। एक रील बन के तैयार पड़ी हुई थी, हम्म। कोई ले नहीं रहा था, वो मुझे मालूम नहीं था। जी। बाद में आया कि मामा की पिक्चर कर रहा है, जो वहाँ मतलब इन्होंने बताया नहीं मुझे। अच्छा, ये छुपाई गई थी आपसे बात? हाँ मतलब क्योंकि पिक्चर ही बंद हो गई, तो बाद में जब इतनी लव 86 हो गई, ये दोनों मतलब साथ साथ चल रही थी, तो फिर तो पॉपुलर हो ही गया ना। जी। और मैं फुल फ्लैश हीरो था वहाँ पे जो है, उसको रोहन के साथ था, रोहन कपूर के साथ में, महेंद्र कपूर के बेटे के साथ में। तो उसको हमेशा ये कॉम्प्लेक्स मतलब उससे रहता था कि साला मेरे सामने जो ना गाड़ी लेके जाता है वो, फिर मैं ऑटो में जाता हूँ और ये जो ना आता है, मैं बोला तू भी गाड़ी ले ले। तो विनोद मेहरा ने भी साइन किया था उसको 50,000 दिया था। तो फिर बाकी आया मारुति 1,10,000 में कुछ थी, कुछ 92,000 में आया 1,10,000। तो लेके वाइट कलर की जो है गाड़ी ली उसने, मारुति 800। फिर मेरी पार्टी थी उस दिन कोई हॉलीडे में। अच्छा। वहाँ आया, हाँ। गाड़ी नहीं, शोरूम से लेके फिर मुझे बिठाया, मेरे वाइफ को बिठाया, पार्टी से लेके फिर वापस आया। तो एक मतलब घर के हिसाब से, बाकी दोस्ती कभी रही नहीं, वो मेरी रिस्पेक्ट करता था और मतलब उसी हिसाब से, बाकी कभी दोस्ती कभी नहीं हुई। अभी भी आप यही कहेंगे आपके और गोविंदा के बीच कभी अब दोस्ती हमारी कभी नहीं रही, हालांकि जो थोड़ी बहुत दोस्ती हुई मतलब शेयरिंग जो है ना, मतलब जो पर्सनल चीज़ें करता था, दैट वाज इन रंगीला राजा। अच्छा। आई हैव चेंज माई सेल्फ एज अ यंगस्टर। तो रंगीला राजा 2019 के दौरान दोस्ती फिर भी बनी आप दोनों के बीच। जी। पर उस टाइम पे उनको ये भी लगता था ना कि शाहरुख और सलमान चाहते हैं उनके करियर को ख़राब करना, उनको ये बहुत सारे रूमर सुनाई देते थे। आपको लगता है ये सब चीज़ों ने उनका करियर? वो जेन्युइन है, मतलब जो है ना कंपटीशन, मतलब ये डेफिनेटली पार्टनर के बाद जो है ना वो तो प्रूव हो गया ना, क्रेडिट तो पार्टनर को ही मिली ना, गोविंदा को। और मतलब जो है सारी चीज़ें जो है ना उसके अगेंस्ट गई, उसके बाद तो कोई पिक्चर ही नहीं मिली ना। क्यों हुआ सर ऐसा? क्योंकि बहुत से चीज़ें जो है, जो पिक्चरें बंद हो गई, हालांकि बड़ी बड़ी प्रियंका चोपड़ा के साथ थी, इसके साथ थी, उसके साथ बहुत सारी फिल्में थी। जब कोई पीठ में आके कोई मारे तो उसका निशान भी नहीं छूटता ना, मालूम ही नहीं पड़ता ना। तो उसने पीठ पे जो ना घाव बहुत खाए हैं, तो दोस्तों से खाए हैं बहुत से, मतलब यहाँ पे दोस्त तो कोई किसी का है नहीं, टाइम का दोस्त है, टाइम के बाद का दोस्त है ही नहीं। फ्लॉप हो गए तो आपका देखा हो गया ना। तो यहाँ पे एवरी फ्लॉप पिक्चर होती है तो दूसरे की तो पार्टियाँ होती हैं। मेरे जैसे आदमी को, जिसको मतलब जो ना एग्जिबिटर कभी ना बोले, कोई एक्टर मुझे ना कभी बोली नहीं है, या किसी चीज़ में मेरी कमी कोई रही, लास्ट मिनट में मुझे सिनेमा वालों ने डिच किया कि रात को 10 बजे जो है बोला कि somebody is saying, रंगीला राजा के दौरान, रंगीला राजा रिलीज के दिन, कि आपको शोज नहीं दिया जाए। कोई किसी ने ऐसा फोन मतलब एकदम सिनेमा के डायरेक्टर ने बोला। अच्छा। मल्टीप्लेक्स के सिनेमा के डायरेक्टर ने, मतलब ये क्या नाम है, कार्निवाल का जो डायरेक्टर था, उसने मुझे रात को 10 बजे फ़ोन किया कि पहला जी मैं नाम नहीं बता सकता आपको, लेकिन हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है कि आपको शोज़ जो है ना नहीं दिया जाए। मेरा कौन बोलता नहीं दिया जाए? बोला वो नाम मैं बाद में कभी बताऊंगा, बट अब नहीं बता सकता, बट आई एम रियली सॉरी कि ये मैं अपने घर की पिक्चर अकोमोडेट नहीं कर पाऊंगा। हालांकि उसके साथ अच्छे ताल्लुकात थे आपके। तो मतलब जब घर का ही आदमी बोले कि मैं, मतलब जबकि कमिटमेंट के बाद, अच्छा कमिटमेंट भी था, हाँ, कि भैया 4 शो प्रॉपरली देंगे,
और हाँ करने के बाद सारी रिलीज फिक्स, उसके बाद नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम तो है ना। तो लोग जो कहते हैं कि शायद उनका ये भ्रम था कि लोग उनको गिराना नहीं, चाहते थे, ये भ्रम नहीं था। ये हकीकत है। गोविंदा से जो है ना ये चीज़ें जो है ना आज बहुत से मतलब रंगीला राजा के बाद भी जो है ना बड़े डायरेक्टर बड़े प्रोड्यूसर ने मतलब जो पूछा कि आपको तंग कभी किया गोविंदा ने, मैं बोला मुझे कभी तंग नहीं किया, और टाइम पे आता था, टाइम पे गया। रूमर थे कि लेट आते थे हाँ हमेशा मतलब वो तो सुबह 6 बजे शूट किया मेरी यहाँ में, इवन आँखें, शोला और शबनम, मतलब कोई मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिस टाइम पे मैंने बोला नहीं आया हो। लेकिन बोला कोई नहीं है, आप हैंडल कर सकते हो तो आप करो, और कोई तंग नहीं करेगा, जो बोलेगा वो कर देगा। मेरी एक ही शेड्यूल में बनी थी रंगीला राजा जी, मुझे याद है। सिर्फ जो है क्लाइमेक्स बाकी था, उसमें जो है थोड़ा वापस उसने जो ना बादाम वादाम खा लिए तो उसके तभी खराब हुई, पता नहीं क्या हुआ। बादाम वाली चाय पी, बोला 64 बादाम खाए मैंने तो हो गए ठीक। जी जी। सुनीता जी ने भी एक्चुअली एक इंटरव्यू में रिसेंटली कहा कि उनके आसपास जो लोग हैं ना वो शायद उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। वो अगर जो बोली है वो गलत नहीं बोली, वो अच्छा, वो तो सही है, क्योंकि पंडितों ने जो ना बेड़ा गर्क कर दिया। कभी आपको नहीं मन हुआ कि मैं फ़ोन करके बोलूँ कि यार क्या कर रहे हैं? नहीं, जिंदगी में किसी को सलाह देना जो ना बहुत गलत है। क्यों कह रहे हैं आप ऐसा? मैं सलाह देने का मतलब जो ना अपने आप को जो ना नीचे गिराने वाली बात है कि वो खुद पागल बन जाओ। सच्चाई बोलना और सच्चाई सुनना बहुत बहुत बड़ा फर्क है। तो कैजुअली मैं तो बहुत सी चीज़ें गोविंदा की आज तक एज एन एक्टर, एज अ पर्सन, मतलब मैं कभी बुराई कभी नहीं करूँगा। उसके काम को लेके, उसके सराउंडिंग के लेके मैं बात करता हूँ जी। उसकी सोच जो है ना कभी कभी गड़बड़ हो जाती, जैसे क्योंकि लोगों को सुन के जो है ना एक जो उसको फीड करते हैं ना लोग, वो फीडिंग इसकी हो जाती है और वो मान जाता है वो चीज़ों। जी जी। आजकल तो सुनीता जी उनका काफ़ी कुछ काम देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ क्या करेंगे वो क्या नहीं, पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे मतलब वो नहीं मालूम। अब तो लोग तो, मैं तो बोला भैया वो तो कभी अलग होंगे नहीं, मैं तो किसी ये रूमर्स थे डिवोर्स का उनका, मतलब मैं किसी बोला वो डिवोर्स भी फाइल किया, मैं बोला भले वो करे, दे आर लाइक बडीज। तो अब जो है किसी के वैसे भी मियाँ बीवी में किसके तो आना नहीं चाहिए जी, लेकिन एज अ फैमिली बोलो, एज अ वर्क पार्टनर सोचो जी। तो कभी मैं ऐसा दोनों के बीच में ऐसा कभी देखा नहीं है। दे आर लाइक ए फ्रेंड्स, मतलब अच्छा। जैसे भी बात करते हैं वो उसी हिसाब से ही बात करते हैं। उनकी लव स्टोरी आपके सामने शुरू हुई? मुझे मालूम ही नहीं था। अच्छा, शादी भी हो गई वो भी नहीं मालूम था। आपको मालूम नहीं था गोविंदा जी शादीशुदा है? नहीं, जो मेरे बाद में बोलते 86 के बाद ही किया उसने, करेक्ट, लेकिन मुझे नहीं मालूम था। अच्छा, हर चीज़ ज़रूरी नहीं है ना कि शेयर करे वो जी जी। हम लोग सेट पे ही मिलते हैं, बाकी क्या करूँ। पर सुनीता जी काफ़ी मतलब बेबाक है पर दिल की सच्ची हैं, जितना मैंने बात किया उनसे, क्योंकि मुझे भी हमेशा ऐसा ही फील होता है। आपने सुनील शेट्टी को भी आई थिंक शुरू में आप 2 पिक्चरें ऑफर की थी उनको, आरजू सुनील जी के साथ और एक और पिक्चर आप बता रहे थे उनके साथ, पर एक और फौलाद, ये दोनों चीज़ शुरू हुई थी दोनों पिक्चर, पर दोनों कंप्लीट नहीं हुई। नहीं, क्या हुआ, ये पिक्चर सुनील शेट्टी के साथ मैंने शुरू की, जेपी सिंगल की वजह से। जेपी सिंगल मेरे डिज़ाइनिंग करते थे, ये करते थे, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया। हालांकि मुझे इतने मतलब पसंद नहीं थे, लेकिन जेपी सिंगल की वजह से मैंने मतलब उनको साइन किया। बट रिश्ता बहुत अच्छा हो गया और जो कहानी जो है हमने सोची थी फूल और कांटे की, और इसकी कहानी दोनों की सेम थी। अच्छा, दोनों की सेम थी। वो जो एक्शन फिल्म जो है उसने बनाई, मैं वो ही लेवल पे बनाना चाह रहा था उसी अंदाज से। लेकिन दीपक सिसोसानी बागी के बाद मैंने पहली पिक्चर है जो मैंने इंडिपेंडेंट
उसको दिया कि तू कर। दीपक शिवदसानी जी को। हाँ, तो उसने उस फिल्म को लव स्टोरी टाइप बना दिया। अच्छा। लव स्टोरी तो रखा लेकिन एक्शन का स्कोप नहीं था। हम्म, कहानी बहुत अच्छी थी, फूल और कांटे, तो उसी हिसाब से चली। बिल्कुल। तो जब 10 रील पिक्चर मैंने देखी, क्योंकि जिस तरह से शूट कर रहा था आई डिडंट लाइक इट, और सारा यूनिट 3 पिक्चर की एक साथ शूटिंग चल रही थी। आरजू की, हम्म, सुनील शेट्टी जिसमें था, लव लेटर और 16 शबनम, तीनों की एक ही जगह ऊटी में 3 शूटिंग चल रही ऊटी में थी। चल रही थी ऊटी shooting। में। हाँ। और ये एक ही शेड्यूल की पिक्चर थी। पूरे पिक्चर में कास्ट्यूम जो है ना बना था सुनील शेट्टी, नगमा, माधवी, शत्रुघ्न सिन्हा, राज बब्बर, डैनी, किरण कुमार, बहुत सारे लोग थे। बहुत अच्छी कास्ट है। हाँ, उस टाइम जो है ना अपना साजन की भी शूटिंग चल रही थी, अपना सलमान खान और सलमान, संजय तो दत्त और वहाँ पे माधुरी। पहले सुनील शेट्टी और संजू और सलमान तीनों सुनील शेट्टी को वर्कआउट करते हुए देखा। तो वहाँ से जिम शुरू हुआ, कल्चर जो है। अच्छा। उस तीनों मतलब मिलके जो है ना वहाँ से शुरू किया। उसके बाद जो है ये डोरे शोरे जो है ना उसके बाद वहाँ से शुरू हुए। हुआ। तो उस वक्त जो है जब सारा यूनिट कंप्लेंट दे रहा था कि हमको पूरी पहाड़ियाँ चढ़ा रहे हैं और पूरी इक्विपमेंट हम लेके जा रहे हैं, और डायरेक्टर खाली क्लोजअप्स ले रहा है नगमा के, और सारी पिक्चर मतलब जो है मैंने बोला मैं अब नेक्स्ट शेड्यूल में वापस करूँगा। तब तक 10 रील पिक्चर बन गई थी, और 10 रील बन गई थी। आके पिक्चर देखी, और शत्रु जी को मैंने पहली बार ज़िंदगी में कोई इतनी 10 पिक्चर 9 पिक्चर की है मैंने उसके साथ। मैंने चलो आज पिक्चर देखते हैं। हमने दोनों ने पिक्चर देखी, और देखने के बाद दोनों के मुंह से सिंक्रोनाइज निकला, शेल्फ कर दो पिक्चर। अच्छा। तो पिक्चर ही इतनी बोगस थी, उसको रिपेयरिंग करते 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 क्या रिपेयर करूँगा जी, मैं। आरजू की बात कर रहे हैं। हाँ? आरजू की बात कर रहे हैं। आरजू की बात, सुनील शेट्टी की। तो अब क्योंकि जेपी सिंगल ने मुझे कहा, तो और सुनील शेट्टी से और माना के साथ जो है ना बहुत अच्छा, रोज़ घर पे बैठे रहते थे हम लोग, रोज़ मिलते थे। अच्छा। बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। तो मैंने और जतिन, उसको भी मैंने सेक्रेटरी, जो सनी का सेक्रेटरी था मैंने सुनील को रख दिया था। जतिन जी, वो मैंने ही मतलब उसको अच्छा। अपॉइंट करवाया। तो उसके बाद जो है मैंने बोला इसका तो करियर गड़बड़ होगा। हाँ। जो है उसको उसी तरह से ही पेश करो। तो एक और फौलाद मैंने टाइटल रखा। उसके डोले शोले जो है ना पूरे स्क्रीन में, और पैसा खर्च किया, सेट लगाया, पूरी इंडस्ट्री को इनवाइट किया। अच्छा। उस दिन उसने 32 पिक्चरें साइन की उसी दिन। और पिक्चर अभी तक एक और फौलाद बनी भी नहीं थी। बनी, शुरू मुहूर्त शॉट था। 32 पिक्चरें एक दिन में। मतलब मैं जिसको भी साइन करता था 20-25 पिक्चरें जो है होती थी, क्योंकि स्क्रीन में इसकी पहली बार जो है मैंने स्क्रीन में पेज डाला था, तो लोगों को लगा ये कोई ये है। तो राजू मवानी की बलवान, वक्त हमारा, साजिद नरवाला, ये वो सारी पिक्चरें, उसमें बहुत सी पिक्चरें जो है 4-5 पिक्चरें जो है बन के भी तैयार पड़ी, जो उसने सुनील ने जो है ना नई रिलीज़ करने दिया, नई शूटिंग पे दे। तो हालांकि सुनील शेट्टी शत्रु जी के सामने सीन में पसीने आ जाते थे, एकदम एकदम गीला हो जाता था, मतलब शॉट नहीं दे पा रहा था, नर्वस हो जाता था। तो वैसे भी मतलब जो ना तो भी उसके हिम्मत में बढ़ रहा था, क्योंकि ताल्लुकात थे इतने जो है, जितना टेक, क्योंकि मैं टेक वेक जो है ना कभी देखता ही नहीं। अच्छा। तो इसलिए मैं सिर्फ वो मुहूर्त करने के लिए, इसको पिक्चरें दिलाने के लिए जो है मैंने वो किया कि मेरी ऑल इंडिया बिकी हुई थी आरजू जी, सबको पैसे वापस दिए मैंने, सारे में नुकसान मेरा हुआ 1 करोड़ समथिंग उस टाइम। बाप रे। हाँ, तो 10 रील पिक्चर बनना और पूरी पिक्चर के सब कुछ तैयार जी। दिव्या भारती जी की खोज कैसे हुई? जतिन। अच्छा। जतिन ले आया था मेरे पास। हाँ। जो जब पहले आई थी तो एकदम प्लम भी, और ये फोटोग्राफ उसके, क्योंकि मैं फोटोग्राफ से हमेशा जज करता था, पर्सनली नहीं। अच्छा। तो फोटोग्राफ जो है मुझे पसंद नहीं आया उसके भी, दिव्या भारती के। अच्छा। बहुत इसका फेस जो है बहुत बड़ा था, और जो है
बाद में आई, फिर 4-5 महीने के तब आया था, तब वो कोई 16 शबनम फ्लोर पे नहीं थी, सिर्फ दिखाने आया था। मैं बोला इसको बोल रिड्यूस करे। अच्छा। तो बाद में आया तो फिर वापस ले आया, तब तक 16 शबनम रिलीज हो अपना सेट पे चली गई थी। वो भी हीरोइन नहीं थी उसके अंदर भी। अच्छा। शूटिंग शुरू कर दी थी मैंने फिल्म सिटी में, दिव्या को लेके आया, मतलब अब ठीक लग रही है, कल से शूट। पर दिव्या भारती मतलब बहुत सुपरस्टारडम देखा उन्होंने, जहाँ तक मुझे पता है शायद साउथ में उनके मंदिर भी बने हुए थे उस टाइम पे, बहुत लोग बहुत पसंद करते थे, पर एक बहुत मिस्टीरियस सर्कमस्टेंस में उनकी मृत्यु हुई। वो दौर याद है आपको? बिल्कुल याद है, वो तो मैं साथ ही था। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रीच कूपर हॉस्पिटल। अच्छा। हाँ, फिर आंखें में एक्चुअली दिव्या भारती थी ना, आंखें में दिव्या भारती थी, जो दिव्या भारती, जूही चावला एंड पूजा भट्ट। अच्छा। तो मैं तीनों को साइन कर लिया था मैंने। उसके बाद जो है रितु शुपड़ी और जुगल हंसराज को मुझे लेना था, उनका फोटो शूट किया, लेकिन उन लोगों की जोड़ी बन नहीं रही थी जी। रितु बड़ी लग रही थी, जुगल बहुत बच्चा लग रहा था। तो मैं ओम शुपड़ी को वादा कर चुका था कि मैं तो बेटी को लॉन्च करूँगा, क्योंकि ओम शुपड़ी मेरी हर फिल्म में होते ही थे, मतलब उनके साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात थे। और मरने से पहले जो है ना, तबीयत ठीक नहीं थी, उन्होंने मेरे से वादा लिया कि आई ओनली ट्रस्ट यू, बाकी मुझे है नहीं कि मेरी बेटी को तो हीरोइन बनाना। वाह। तो रिश्तों पे काम होते थे। हाँ, जो हम कह रहे थे, रिश्तों पे काम होते थे। तो फिर मैंने बोला अब ये नहीं है, और मैंने अनाउंस कर दिया कि रितु शुपड़ी को मैं लॉन्च कर रहा हूँ। तो मैंने रितु को, गोविंदा के अपोजिट थी दिव्या भारती आंखें में, तो रितु के गोविंदा का कर दिया मैंने जी। तो दिव्या को पता, डेविड ने बता दिया कि तुम्हारे को चंकी के अपोजिट कर रहे हैं। तो गुस्से में हो गई, झगड़ा करने, फ़ोन किया मेरे को वहाँ से लैंडलाइन में कि मुझे मिलना है। ये रितु जी ने किया? नहीं, दिव्या जी ने मयूर महल में शूट कर रही थी। तो फ़ोन आया वहाँ से कि आओ इमीडिएट। मैं बोला मैं नहीं आ सकता दिव्या, तेरे को मालूम है मैं मिलने नहीं आता कभी भी, यू नो दैट। बोले नहीं बट आना पड़ेगा। वो क्योंकि मुझे पापा बोलती थी, आपकी बेटी जैसी थी। तो गया भाई। बोले सुना है मैंने कि मुझे गोविंदा के अपोजिट नहीं रख रहे। मैं बोला भाई किसने बोला तेरे को? बोला डेविड ने। और डेविड को तो बाद में जो सुनाया तो सुनाया मैंने। मैं बोला रितु को मुझे लेना और तुम चंकी के अपोजिट कर। रोल तो दोनों का सेम ही है, दोनों साथ साथ ही होती है। बोला नहीं मेरे साथ अलग बनाना, ये पिक्चर में मैं नहीं करूँगी। मैंने ठीक है तेरी मर्जी, अभी वो तो जो है नेक्स्ट बनाएंगे जो भी है। तो फिर मैंने तीनों लड़कियां चेंज कर दी, पूजा को भी छोड़ दिया, जूही को भी छोड़ दिया, और दिव्या जी भी निकली। दिव्या भी गई। तो अब बाद में मैंने रितु, रागेश्वरी, फिर अपना रिकू आया कि शिल्पा को ले लो, फिर शिल्पा को जूही के रोल में ले दिया। तो ऐसे करके ये बनी। तब जिस दिन मतलब 9 तारीख को मेरी अप्रैल को रिलीज़ थी, ये मेरे ख्याल से 7 तारीख को या 6 तारीख को एक्सपायर हो गई। आई थिंक मंडे को, उस मंडे को मतलब 4 दिन पहले एक्सपायर हो गई। आंखें के रिलीज़ के 4 दिन पहले। मतलब शी वाज अ डार्लिंग, मतलब जो ना इतनी प्यारी लड़की थी पूछो मत। तो उसके बाद जो है जूही फिर अपना अंदाज में आ गई। जी, मतलब सिग्नल पे मिली थी मिठी बाई कॉलेज में। सिग्नल पे मिली थी? हाँ सिग्नल पे मिली कि पहला जी आपने मेरे को नहीं लिया पिक्चर में, आपने निकाल दिया मुझे। तो वहीं से जो ना मैं एडिटिंग में मुझे आंखें देखनी है। तो मैं लेके गया उसको, बाजू में ही मेरा विरले पार्ले में ही जो है एडिटिंग रूम था। ले गया, उसे देखी और बोली कि नेक्स्ट पिक्चर आप ये कितनी कमाल की पिक्चर है। से मतलब कुछ 6-7 रील दिखाई मैंने उसको। अच्छा। बैठी रही 1-1.5 घंटा। तो बोली क्या पिक्चर है। रशविंड ही दिखाया मैंने उसको। अच्छा। तो फिर उसके बाद में जो है मैं बोला नेक्स्ट शुरू करूँगा तेरे को लूँगा। फिर अंदाज में उनका कास्टिंग हुआ। जी। जब आप कूपर हॉस्पिटल पहुँचे थे क्या माहौल था?
अकेली बेचारी थी, तब तक कोई नहीं था, मतलब स्टेयरकेस के उसमें जो है ना स्ट्रेचर पे परिवार उसकी से जो कोई नहीं था? हाँ परिवार से कोई नहीं कोई तभी तक किसी को मालूम ही नहीं, जब तक आया ना तब मुझे मालूम पड़ा, इमीडिएटली आई रश टू द हॉस्पिटल। था? अच्छा। मतलब 16 शब्दों में शी हैज़ वर्क विद, मतलब पूरा पैर में नेल घुस गया था उसके। अच्छा। रात के 3 बजे थे और सुबह 6 बजे गाने के लिए तैयार हो गई। मैं बोला शूटिंग कैंसिल कर दी मैंने, नहीं आई मेरे रूम में, मैं सोया था कि सुबह कैंसिल है। फिर रूम में आई, मेरा हाउसकीपिंग से दरवाज़ा खोला, आके बैठ गई मेरे चेस्ट पे कि उठो। मेरी वाइफ बोली ये कौन है? देखे भारती, मतलब मैं और वाइफ दोनों सोए हुए, आके मेरे पेट पे आके बैठ गए। तो मतलब शी वाज बहुत अच्छी लड़की थी। जी। क्योंकि जब आपका CBFC का पीरियड चल रहा था सेंसर बोर्ड का, तो बहुत कंट्रोवर्सी आपके अराउंड उस समय पे रही। पर बहुत लोग ये नहीं जानते या बहुत लोग ये नहीं समझते कि जब पद्मावती की कंट्रोवर्सी हो रही थी, जब बहुत लोग संजय लीला भंसाली के ऊपर हमला भी हुआ था, तब आप ही थे जिन्होंने क्रिएटिव्स को सपोर्ट किया था उस समय पे भी कि नहीं, ही इज़ अ डायरेक्टर, ही हैज़ द राइट टू एक्सप्रेस व्हाट ही वांट्स टू एक्सप्रेस ऑन स्क्रीन। बहुत लोग आपकी कंट्रोवर्सीज याद रखते हैं सर, क्या आपको लगता है बहुत लोग आपके ये कॉन्ट्रीब्यूशंस भी एक्नॉलेज करते हैं कि नहीं आपने जब सही है तो आपने उनका साथ दिया है? मेरी देखो सिंपल बात है, मैंने जो चेंजेस लाए CBFC में, क्योंकि मैं 1967 से सेंसर बोर्ड में जाता रहा एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, एज अ दिसिंग, फिर डिस्ट्रीब्यूटर बना। हर पिक्चर का मेरा हमेशा कहीं ना कहीं होल्ड रहा, और मेरे को वीक पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट सब पता है जी। तो एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने जो जो चेंजेस थी, जो जो करप्शन थी, वो सब मैंने बंद कर दी। ऑफिस प्रोड्यूसर को बैठने की जगह नहीं थी वहाँ, वो तक नई ऑफिस बना दी। अच्छा, ऑनलाइन को बैठने की जगह नहीं थी सेंसर बोर्ड में? हाँ नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी पुरानी ऑफिस में। नई ऑफिस लिया, ऑनलाइन कर दिया, ब्रोकर्स को जो है आउट कर दिया। ब्रोकर्स यानी मीन्स इन मिडिल मैन, जो पहले जाके पिक्चर दिखाते थे और पैसे लेते थे, सारी चीज़ें करते थे, तो वो सब बंद कर दिया। ट्रांसपेरेंसी मतलब कम्प्लीटली लाए, और डायरेक्ट जो है प्रोड्यूसर का एक्सेस, मतलब अप्लाई भी प्रोड्यूसर अपने आईडी से करे, तो उसको मालूम पड़े कि क्या सिचुएशन है, कब उनका नंबर आएगा, कब आएगा, क्यों में कितनी पिक्चरें हैं और किस तरह से है, क्या है। लेकिन और किसी की रिलीज़ जो है कैंसिल नहीं हुई, किसी की पिक्चर कैंसिल नहीं हुई, किसी की पिक्चर जो है ना कभी शो कैंसिल होना या डिले हो गया। मैंने टाइम टू टाइम सब पिक्चर का सर्टिफिकेट दिया। जब मैं ज्वाइन किया तब 350 पिक्चर पेंडिंग थी देखने, स्क्रीन करने की। और जब मैं निकला, मतलब जिस दिन मुझे नोटिस मिला उससे पहले जो है ना मैंने सब पिक्चर ख़त्म कर दी थी। लेकिन क्या उस टाइम दौर जो है ऐसा चल रहा था, सबने डबल मीनिंग, वल्गैरिटी बहुत सारी की थी, तो वो लोग तो आवाज़ डेफिनेटली उठाएंगे ना। तकलीफ उनको हो रही थी जिनका कंटेंट ऐसा था, जिनका कंटेंट साफ था, सुथरा था। इवन अनुराग कश्यप की बॉम्बे वेलवेट, उसको था कि बॉम्बे वेलवेट पास नहीं होगा टाइटल, वो तक पास किया जी। लेकिन होता है सबकी, मैंने कहा ना कि जो आपको, और ये थैंकलेस जॉब है सेंसर बोर्ड। मुझे 2002 में भी जो है मुझे ऑफर किया गया था, तब मैंने मना किया था। CBFC चीफ का पोजीशन? CBFC चीफ का। अच्छा। अटल बिहारी जब प्राइम मिनिस्टर थे, रविशंकर प्रसाद जो है INB मिनिस्टर थे, तब मैं हांगकांग में था, खास बुलाया गया कि तुम इधर आओ। हाँ। सीधा दिल्ली गया मैंने प्रीपोन करके। हाँ। और गया मैं तो पता चला CBFC की मुझे दे, क्योंकि सबके साथ मेरे ताल्लुकात थे, अच्छे थे। तब जो है मुझे बोला गया कि ये है। हाँ। बहुत से लोग पीछे पड़े, देव साहब को भी बुलाया था उन्होंने, देवानंद साहब को। तो वो लिफ्ट में, जिस लिफ्ट में छोड़ने आया था रविशंकर प्रसाद, उसी लिफ्ट में मैं ऊपर आया। अच्छा। तो दोनों मिले, फिर मुझे लेके गया, बोला पहला जो अपना तुम्हें मतलब जो है CBFC में चाहता हूँ कि ये हो जाए, चीफ का बने, तुम कर पाओगे?
मैं बोला अगर तुमने सोचा तो कर पाऊंगा, नहीं है तो नहीं कर पाऊंगा। नहीं, बोले मैंने तुमको ओब्लाइज करना है अपना, बाकी तो मेरे पीछे बहुत पड़े हुए हैं। तो मैं बोला मुझे ओब्लाइज मत करो भाई, जो डिजर्व करता है उसको दे दो। मैं तो सेंसर बोर्ड में मेरी इतनी चलती है, मैं जब मैं चाहूँ मैं जा सकता हूँ जी। तो मैं बोला था यू थिंक और मुझे नहीं सोचना, क्योंकि थैंकलेस जॉब है, अपने ही लोगों की गाली खाने वाला काम है। तो मना करके आ गया था मैं। और ये जो है जब हुआ तो मुझे मालूम ही नहीं पड़ा, डायरेक्ट अनाउंसमेंट आ गई। अच्छा, आपको पूछा नहीं गया था? पूछा भी नहीं गया, मेरा बायोडाटा भी नहीं गया, ना मेरे से पूछा ना क्या। मैं कुछ की शादी में जा रहा था रिसेप्शन में, हाँ। तो मीडिया का फ़ोन आया वहाँ पे मतलब मेरे फ़ोन पे कंटिन्यू मैं ड्राइव कर रहा था, हाँ। एंड सार लाइन से कि सर कॉन्ग्रेचुलेशन ये वो। मैं बोला ये क्या हुआ भाई जी। एक कॉल मेरा भी था उसमें उस समय पे। पर सर जैसे हमने पहले भी बोला कि उस समय पे बहुत कंट्रोवर्सीज हुआ, जैसे आपने लिपस्टिक अंदर में बुरखा फॉर एग्जांपल आपने अलाउ नहीं की, पर जब उस आपके CBFC चीफ होने के बाद जब जूली 2 आई तब वो बिल्कुल ही साफ निकल गई, उसको बिल्कुल भी कट्स नहीं मिले। सर बहुत लोगों ने इसको डबल स्टैंडर्ड्स की तरह देखा कि आपने अपने दौरान शायद लोगों के साथ बहुत जस्टिस नहीं किया। आप इसको कैसे देखते हैं सर? क्योंकि मेरे मतलब जो ना सिंपल बात है कि मैं तो तब चेयरमैन नहीं था, जूली पास की गई थी और जूली में ऐसा कुछ था ही नहीं जिसके अंदर मतलब कट करने की कोई क्लीन सर्टिफिकेट मिला था विदाउट एनी कट। तो मैं तो नहीं था ना कमेटी मेंबर, यहाँ उससे एज ए प्रोड्यूसर मेरा नाम तो नहीं लिखा हुआ था। प्रोड्यूसर दीपक सिसानी था जी, मैं तो डिस्ट्रीब्यूटर था, उसने मेरा नाम प्रेसिडेंट में डाल दिया और हालांकि नाम डाल के मेरे को 6 करोड़ का नुकसान करवा दिया। मतलब अपनी भाई पिक्चर चली नहीं, मतलब जो बिक रही थी इतनी पिक्चर गर्म थी और उसके बाद वो बोले नहीं, उसको लगा कि ये पिक्चर तो उतरेगी नहीं, शोले है वो तो मैं तो खाली डिस्ट्रीब्यूटर था उस पिक्चर का जी। लेकिन प्रेजेंट में नाम डाल दिया था, अपने पैसा वो प्रिंटे भी वो लेने वाला था, फंस गया मेरा नाम डाल के, जो ना मेरा 6.5 करोड़ का लॉस हुआ उसमें। मतलब खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बढ़ाना जो है पुरानी कहावत है वही हुआ। पर आपको लगा कि आप आज जब रिफ्लेक्ट करते हैं सर, आपको लगता है आप शायद बहुत हाश, जैसे उत्तर पंजाब के दौरान आपने बहुत सारे कच दिए थे और कहीं लोग को लगा कि कुछ कच अननेसेसरी है? नहीं, वो तो एक्सेप्ट करने वाला था, पिक्चर उसकी गर्म नहीं हुई थी, इतनी कंट्रोवर्सी करने के बाद भी जो नहीं हुई थी, तो वो उसको चाहिए था। वो तो जीतू जी और जो उनका जो CEO था वो तो सर्टिफिकेट लेने के लिए आए थे ऑफिस में। अच्छा, कट्स लेके आए, पंजाब के? हाँ, कट्स लेने आए थे। हाँ। और हमने तो उसमें लैंग्वेज भी पास की थी जहाँ पे डिजर्व करती है और सब कुछ, मतलब जो अननेसेसरी जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे था, तो नेचुरली कट तो मिलेंगे ना। तो कस वर्ड निकाले थे, बाकी कहीं पिक्चर एक फ्रेम नहीं काटा था। फिर बात जो आई उसको लगा कि पिक्चर 6 दिन पड़े हुए हैं, पिक्चर अभी तक जो है वार्म अप नहीं हो रही है, इतनी कंट्रोवर्सी आने के बाद में। अनुराग की प्ले थी, वो तो प्ले हर टाइम करता था उसने, तो न्यूड फोटो लीक वीडियो करवाना, ये करना, वो तो उसकी एक बिजनेस पॉइंट्स है जो वो उसको कैश करता है। एडल्ट इज नॉट ओनली 3 कैटेगरी, UA और A। मैं बोला इसमें कम से कम 6 रेटिंग होनी चाहिए। अच्छा, ताकि आप कट करो, मतलब जो अश्लील चीज़ें पास करनी है 21 में पास करो। पर सर A का वही कारण था ना कि अडल्ट पिक्चर है, तो इसमें अगर बाई चांस कुछ अश्लील है तो जा सकता है। एडल्ट में आप जो है ना क्या देखोगे, आप अगर बाप बेटा जो है बैठा हुआ है उसको क्या मालूम उसके अंदर क्या है। आप दूध की बॉटल भी लेते हो तो उसमें भी लिखा होता है फैटनिंग कितना है, ये कितना है, ये कितना है, क्या कंटेन है इसके अंदर। दवाई लेते तो आपको मालूम पड़ता है ना कितना क्या है क्या नहीं। सर इसलिए तो A सर्टिफिकेट देते हैं हम। A सर्टिफिकेट में मतलब फ्री फॉर ऑल हो गया ना। करेक्ट, हाँ, फ्री फॉर ऑल हो गया तो एडल्ट जो है ना कौन से मतलब फैमिली साथ में नहीं देखती है, उसको क्या मालूम कि जो नॉर्मल एक्शन फिल्म में हो या बिकनी हो उसमें एडल्ट पिक्चर मिला है। पहले की पिक्चरें आप देखो तो खाली बिकनी पहना है तो उसको एडल्ट मिला हुआ है। संग्राम अशोक कुमार की पिक्चर में खाली नरली जैन ने एक बिकनी पहनी है
तो एडल्ट पिक्चर थी जी। कितनी पिक्चर है, दिल्ली का ठग, किशोर कुमार नूतन, बहुत सारी पिक्चर हैं ऐसी। बहुत सारी पिक्चर है। जी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना अभी तो कोई बोलता नहीं है, इतनी परेशानी है सेंसर बोर्ड में आज की डेट में, क्योंकि पर्सन जोशी जाता नहीं है ऑफिस। अच्छा। हाँ, सारा फ्री फॉर ऑल है, जो मतलब जो जैसे जो करे। अच्छा ये सीईओ अभी अच्छा आया है, कम से कम जो है ना उस सीईओ की वजह से थोड़ी रेगुलराइजेशन हुई है। तो आप कह रहे हैं सीईओ चला रहे हैं सीबीएसई, प्रसून जोशी नहीं? हाँ नहीं। अच्छा। हाँ चेक करो ना आप, कितने दिन, 7 साल हो गए उसको। पहला चेयरमैन है जो 7 साल से जो ना चल रहा है, जो ऑफिस अटेंड नहीं कर रहा है। 7 बार गया होगा तो बड़ी गनीमत है। 2017 में मुझे याद है विवेक ओबरॉय ने एक इंटरव्यू में कहा था, जब उनकी ओटीटी शो आ रहा था, उन्होंने कहा कि अच्छा है ओटीटी पे आ रहा है, अब मुझे पहला जी से डील नहीं करना पड़ेगा। आपको लगता है ये सारे लोग जिन्होंने आपके खिलाफ तभी कुछ कहा, आपके काल के बाद जब आपको मिले तब ठीक थे? विवेक जो है जब भी मिलता है बहुत अच्छी तरह से मिलता है। अब उसको कुछ बोलना है तो बोल, कौन सी वो पिक्चरों में काम कर रहा है या कौन सी वो ओटीटी फिल्में जो ना बना रहा है, उसको वल्गैरिटी पसंद है तो पर्सनल लाइफ में करे ना, फिर उसमें क्यों कर रहा है। आपको लगता है आप कभी वापस सीबीएसई चीफ का रास्ता पकड़ेंगे? हाँ मतलब जो है, मुझे सच बोलूं तो मतलब मुझे पूछा गया था वापस। ये कब की बात है? थोड़ा ही टाइम हुआ। अच्छा। मतलब अराउंड 1 ईयर हो गए। तो क्योंकि मैं मतलब चीज़ें जो ना इंडस्ट्री अपनी है, और ये मुझे पहले ही मालूम था कि थैंकलेस जॉब है, और इसमें कि जितना आप अच्छा करो उतना बुरा बनोगे। तो मैं अननेसेसरी जो है उन लोगों को क्यों अपना दुश्मन बनाऊं, जो मतलब जो ना खुद चाहते थे कि भाई मैं चेयरमैन बनूं। अगर मैं पहले बर्दाश्त नहीं कर पाए तो दूसरी बार बनूंगा तो जो ना फिर बर्दाश्त ही नहीं होगा, उनको सुसाइड कर लेंगे वो लोग। तो इसलिए बेटर नॉट टू बी ऑन पार्ट ऑफ दैट। जी सर, क्या ये सच है कि जो अवतार पिक्चर गोविंदा की थी, लोग ऐसा अज्यूम, वो बार बार कहते हैं कि जेम्स कैमरॉन ने उनको ऑफर की थी उनकी वाली अवतार? वो मुझे मेरी पिक्चर अवतार थी जो मैं मतलब रंगीला राजा से पहले शुरू की थी। हाँ। तो पता नहीं उसको ध्यान में आया कि ये पिक्चर बाद में शुरू बाकी शूट करते 6 रील बनाई थी मैंने। हाँ। और पहले अपन दूसरी शुरू करते। तो ये पिक्चर जो है ना मैं अपना रीमेक राइट्स लिए मैंने और शुरू कर दी हमने, स्टार्ट टू फिनिश एक ही शेड्यूल में की मैंने। पर ये शायद वो कंफ्यूज हो जाते हैं आपकी अवतार और जेम्स पता नहीं अभी वो क्यों बोलता है, क्या बोलता है, उसको सचमुच आया कि नहीं आया। लेकिन अवतार मेरी पिक्चर थी, आज भी मेरे पास टाइटल रजिस्टर है, आपके नाम पे ही है। बनेगी कब? पता नहीं अभी बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा, पर टाइटल रजिस्टर है मेरे पास। सर मुझे पता है आपके पास बहुत स्क्रिप्ट्स और बहुत आइडियाज़ है, कुछ है ऐसा जो आप अभी शुरू करने वाले हैं? बिल्कुल करूंगा मैं। अभी क्या है सर? मेरे पास 9 स्क्रिप्ट विद डायलॉग रेडी है। अच्छा। मैंने कोरोना में जो है ना सारा बहुत घर से बाहर निकल नहीं सकते थे, कोविड में लॉकडाउन में बीमार था, तो भी मैंने बहुत काम किया घर पे बैठे, क्योंकि मैं फ्री बैठ नहीं सकता मैं। ये सब आपने लिखी? हाँ, मेरे तो जो भी स्टोरी जितनी भी बनाई है, या तो 3-4 पिक्चर रीमेक है। हाँ। अंदाज, आज़ाद एंड रंगीला राजा, ये 3 पिक्चर रीमेक है। बाकी जो भी है सारी आइडिया सारी सब मेरी पिक्चर की है, और सब मैंने डायलॉग जो है अनीस बज़मी ने लिखा या सलीम खान ने लिखे, और एडिशनल मतलब जो है स्क्रीन प्ले जो है राम केलकर लिखते थे जब तक जीवित थे, नहीं थे तो स्क्रीन प्ले भी मेरा ही होता। अच्छा, तो आप ही खुद लिखते थे? ये 9 पिक्चरों में से कुछ है जो शुरू होने वाली है? होगी ना, अभी करूँगा। अभी मैं इसी हफ्ते से तो एकदम बिल्कुल फिट हूँ, आपके सामने एकदम तब करके बात कर रहा हूँ। जी। आज के जनरेशन में कोई एक्टर है जिसको आप कास्ट करना चाहेंगे, जिसका काम आपको पसंद है? मैं सोचता नहीं, जो अभी जिस दिन स्क्रिप्ट सोचूंगा बनाऊंगा। मैं मतलब जो ना एक्टर पहचानने में ही नहीं आते, सब दाढ़ी वाले हैं, सबकी बॉडी लैंग्वेज एक ही है, सारी चीज़ें जो है चीज़ होती है, कुछ पता ही नहीं चलता है। पहले मिड शॉट होते थे तो कम से कम डांस से इससे उसे मालूम पड़ता था। अभी खड़े खड़े डांस जो है ना, खड़े खड़े डांस होती है, वो भी लॉन्ग शॉट में, तो पता ही नहीं चलता कि कौन एक्टर डांस कर रहा है, क्योंकि
shot है। मोटा आदमी जो है ना पतला हो जाता है, पतला आदमी मोटा हो जाता है, कुछ समझ भी नहीं आता है क्या करें। पहला जी थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सो मच pleasure. नॉलेज विद अस। पिंक विला जिंदाबाद। और पिंक विला जो है आपके जो है व्यूअर्स को जो है ना बांध के रखे, ताकि आप नए नए इंटरव्यूज़ लोगों के देते रहे, ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिले कि फ़िल्म क्या है जी। और फिल्म के पीछे कितनी मेहनत है। जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।